आज का जो लेक्चर रहेगा अपना, इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोजेक्शन ऑफ सैटेलाइट। सैटेलाइट को प्रोजेक्ट कैसे किया जाता है, एक ब्रीफ डिस्कशन रहेगा। और पॉसिबल केसेस क्या हो सकते हैं कि सैटेलाइट को जब हम अर्थ के अक्रॉस ऑर्बिट में प्रोजेक्ट करते हैं, अर्थ के अराउंड, तो फिर उसमें क्या क्या अलग अलग पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। थियोरी पेपर के लिए ये बात ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस तरीके का क्वेश्चन थियोरी पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। बट हावेवर जो उसके अलग अलग पॉसिबिलिटीज हैं, उस पर भी कुछ एक एमसीक्यूज बनाए जा सकते हैं। बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा डिस्कशन होने वाला है। बहुत ध्यान से सुने कि सैटेलाइट किस तरीके से प्रोजेक्ट किया जाता है। इट इज नॉट दैट सिंपल, इट इज नॉट दैट इजी कि हम ऐसे समझते हैं कि भाई सैटेलाइट को ऐसे ही हमने लॉन्च किया और सैटेलाइट जो है ऑर्बिट में घूमने लग गया। ये इतना आसान नहीं होता है। तो स्टेप बाय स्टेप मैं सारी बातें आपके सामने रखता हूँ। और जो मॉड्यूल आपके पास है उसमें पूरा एक डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखा हुआ है, आप उन चीज़ों को पढ़ करके याद कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स हैव अ डिस्कशन ऑन टू इट। सपोज ये अर्थ है, इस तरीके से मैंने यहाँ पे दिखाया, ये अर्थ है। ओके, अब मान लेते हैं कि हम इस अर्थ के क्रॉस सैटेलाइट को एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में, ऐसे ऐसे ऑर्बिट में इमेजिन कर रहा हूँ, समझने में आसानी हो इसलिए इस तरीके का ऑर्बिट में इमेजिन कर रहा हूँ। एक ऐसे ऑर्बिट में हम सैटेलाइट को प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, लॉन्च करना चाहते हैं, उसे सेट करना चाहते हैं कि वो अर्थ के क्रॉस लगातार इस तरीके के ऑर्बिट में जो है वो घूमता रहे। सो ये एग्जैक्टली किस तरीके से होगा? लेट्स कंसिडर कि ये सैटेलाइट है लाइक दिस। मैं एक छोटा सा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे बना देता हूँ। तो ये एक रॉकेट है और रॉकेट पर सैटेलाइट है लाइक दिस। जिस रॉकेट का यूज करके हम सैटेलाइट को लॉन्च करने वाले हैं, प्रोजेक्ट करने वाले हैं, उसमें दो स्टेजेस होते हैं। ठीक है, टू स्टेज रॉकेट इज रिक्वायर्ड टू प्रोजेक्ट अ सैटेलाइट। अब ये दो स्टेजेस क्या क्या होते हैं? तो सबसे पहले इस रॉकेट का लोअर स्टेज मान लीजिए, या लोअर पोर्शन जिसमें फ्यूल भरा है, इसका यूज करके हम रॉकेट को यानी कि सैटेलाइट को एक पर्टिकुलर हाइट तक ले जाते हैं। तो स्टेज वन का काम ये है कि हम सैटेलाइट को एक पर्टिकुलर हाइट तक लेके जाएं, जितनी हमें चाहिए। जैसे कि देखिए, अगर हमें कम्युनिकेशन सैटेलाइट लगाना है तो हमें हाइट लेनी पड़ेगी अराउंड 36,000 किलोमीटर्स। कोई पोलार सैटेलाइट या लो अल्टीट्यूड सैटेलाइट अगर हम लगाना चाहते हैं तो हमें हाइट लेनी होती है 500-800 किलोमीटर्स। तो स्टेज वन का काम ये है कि हम सैटेलाइट को एक पर्टिकुलर हाइट दे दें। ओके, स्टेज वन, रॉकेट का स्टेज वन ये काम करेगा कि ये सैटेलाइट को एक पर्टिकुलर हाइट तक लेकर जाएगा। अब मान लेते हैं कि ये सैटेलाइट यहां पहुंच गया। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनिए। तो स्टेज वन का काम पूरा हो गया। स्टेज वन का जैसे ही काम पूरा हो जाता है, तो उतने पोर्शन ऑफ रॉकेट को हम लोग डिटैच कर देते हैं और वो वापस से गिरा देते हैं जमीन पे। उसको अलग कर देते हैं, हटा देते हैं वहां से। अब बचा क्या? सेकंड स्टेज रॉकेट का और सैटेलाइट। मान लीजिए ये टिप पर सैटेलाइट लगा हुआ है, जस्ट इमेजिन करें। तो सेकंड स्टेज बच गई और सैटेलाइट बच गया। तो सेकंड स्टेज और सैटेलाइट, जो रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द रॉकेट है, उसको हम क्या करते हैं? सबसे पहले इस तरीके से हम उसे 90 डिग्री का टर्न दे देते हैं। ये मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं। हम उसे 90 डिग्री का एक टर्न दे देंगे, हम उसे घुमाएंगे। वेट अ सेकेंड, ये पोर्शन मैं कंसिडरेशन में लाता हूं। और आई जस्ट वांट टू से कि हम इसको ऐसे 90 डिग्री घुमा देते हैं। ओके, तो सिचुएशन ये होगी कि हम इस रॉकेट को अब इस तरीके से ऐसे 90 डिग्री घुमा चुके हैं लाइक दिस, ऐसे। ये बात समझ आई सबको? सबसे पहले हमने यस इसे क्या सर। दिया? एक अल्टीट्यूड दे दिया, एक हाइट दे दिया।
और हाइट देने के बाद जहां रिक्वायर्ड या डिजायर्ड हाइट तक सैटेलाइट पहुंच गया तो उसके बाद हम ये जो रॉकेट होता है ऐसे, इसको ऐसे 90 डिग्री टर्न करके हम हॉरिजॉन्टल कर देते हैं, लाइक दिस, विल मेक इट हॉरिजॉन्टल। अब यहां बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, हम इसे एक खास वेलोसिटी से पुश करते हैं, एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से हम इसे पुश कर देते हैं। मैं इसे लिखता हूं VH। अब जैसे ही हम इसे एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से पुश कर देते हैं तो ये सैटेलाइट ऐसे फायर होगा, या ये रॉकेट ऐसे फायर होगा। अर्थ और सैटेलाइट के बीच में जो ग्रेविटेशनल पुल है उसकी वजह से ये सैटेलाइट ऐसे घूमने लग जाएगा, और एक बार वो ऑर्बिट में सेट हो गया तो वो लगातार कंटिन्यूअसली सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता रहेगा। कंडीशन समझ आएगी आपके? यस सर। यस सर। इस तरीके से जो है ना सैटेलाइट को प्रोजेक्ट किया जाता है। अब ये सुनने में आपको बड़ा ही आसान लगा होगा, अरे ये क्या बात है, मतलब ये तो बड़ा ही सिंपल लग रहा है कि भाई सैटेलाइट को पहली स्टेज में क्या करना है हमें, हाइट देना। हाँ, पहली स्टेज में हमें क्या करना है कि इसे एक पर्टिकुलर हाइट देना है, और टोटल रेडियस जो सैटेलाइट के ऑर्बिट का काउंट होगा वो कुछ ऐसे लिखा जाएगा R+H। रेडियस तो हमेशा सेंटर ऑफ अर्थ से ही गिना जाएगा, ये बात याद रखिए। ऑर्बिटल रेडियस जो है ना सैटेलाइट का सरफेस से नहीं गिना जाएगा, कहां से गिना जाएगा, सेंटर। सेंटर ऑफ अर्थ से। तो सेंटर ऑफ अर्थ के मुकाबले में हम देखते हैं तो पहले R फिर H और फिर उसके बाद हम ये सैटेलाइट के ऑर्बिट को ट्रेस कर पाएंगे। तो टोटल जो रेडियस मिलेगा हमें इसका, हावेवर हम उसे स्मॉल r कॉल कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में वो कितना है, R+H, where R is the radius of the earth itself and H is the altitude जो हमने दिया है। अब स्टेप बाय स्टेप आप मुझे थोड़ा सा बता सकते हैं रिवाइज करके कि हमने पहली स्टेप में क्या किया था, हाइट हाइट फिर क्या किया, 90 डिग्री पर रोटेट। 90 डिग्री से टर्न कराया, फिर क्या किया, वेलोसिटी दी। एक खास किस्म की वेलोसिटी दे दी जिसे हम फिलहाल कॉल करते हैं हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। अगर वो सफिशिएंट है, प्रॉपरली दी गई है, अच्छे तरीके से दी गई है, रिक्वायर्ड दी गई है, तो ये सैटेलाइट बराबर सर्कुलर ऑर्बिट में सेट हो जाएगा। और अगर हमने इस VH को देने में गड़बड़ कर दी ना तो बहुत कुछ हो सकता है। जैसे कि अगर तुमने ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी एकदम कम दी तो ऐसे भी हो सकता है कि ये गिर जाए, या बहुत ज्यादा दी तो ऐसे भी हो सकता है कि ये अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को छोड़ के चला जाए। तो यहाँ बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हम लोग सर्च कर सकते हैं कि VH कितनी हमें देनी चाहिए। तो बच्चों यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी डेफिनेशन आ जाती है जिसे हम कहते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी। ठीक है, ऑर्बिटल वेलोसिटी, समटाइम्स ऑल्सो कॉल्ड एज क्रिटिकल वेलोसिटी। क्या है ये डेफिनेशन? ये डेफिनेशन कहती है दी मिनिमम horizontal velocity given to satellite such that it enters into a circular orbit. It enters into a circular orbit around अर्थ। अर्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो ये जो वेलोसिटी हम यहाँ दे रहे हैं ना, फिलहाल तो मैंने इसको क्या नाम दिया, देखो VH बोला मैंने इसको, मतलब क्या है ये, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। लेकिन अगर हम इस हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को एकदम प्रॉपर तरीके से दे दें ताकि ये बराबर सर्कल में घूमने लग जाए, सर्कुलर ऑर्बिट में ये आ जाए, तो इसी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को हम क्या नाम देंगे, ऑर्बिटल। ऑर्बिटल वेलोसिटी। डेफिनेशन बार बार पूछी जाती है एग्जामिनेशन में, डिफाइन व्हाट इज ऑर्बिटल वेलोसिटी, या हम एक और नाम देते हैं, इसे कहते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी। तो खास मैंने यहाँ लिख दिया आपको याद हो जाए इसलिए कि ये वो मिनिमम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, वो कम से कम दी गई हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जिसके मिलने पर सैटेलाइट जो है सर्कुलर ऑर्बिट में घूमने लगता है अराउंड अर्थ। क्या आपको मेरी बात अच्छे से समझ में आ गई? यस सर। यस सर। अब कभी कभी एक और चीज भी हो जाती है यहाँ पे, इन अ सेंस कि हम
इस हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को इतना ज्यादा दे दें, इतनी जोर से इसे पुश करें कि ये सैटेलाइट जो है अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को ही छोड़ के चले जाए। ऐसे हो सकता है, ठीक है। जोश जोश में हमको ऐसा लगा कि चलो भाई हम सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं, हम ऊपर लेकर गए इसे, अब क्या करना है, सिर्फ ऐसे ढकेलना तो है। ये ले दबा के हमने इसको फुल वेलोसिटी दे दी, जितनी जरूरत है उससे भी ज्यादा ही दे दिया, ऐसा सोचते हुए कि ये ऑर्बिट में घूमेगा। लेकिन आप बहुत ज्यादा वेलोसिटी आप दे दोगे इसको, तो इतने जोर से पुश करने की वजह से क्या होगा, ये अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को छोड़ के चला जाएगा, गुमनाम स्पेस में चला जाएगा, अर्थ का और उसका कोई बाइंडिंग नहीं रहेगा। फिर अगर हम ऐसा कर दें कि इतने जोर से पुश कर दें कि ये अर्थ की ग्रेविटी को छोड़कर ही बाहर चला जाए, तो उसे कहा जाएगा एस्केप वेलोसिटी। क्या कहा जाएगा उसे? Escape एस्केप। velocity. एस्केप का वर्ड मतलब समझते हो ना, एस्केप का वर्ड मतलब, एस्केप होना मतलब छूट जाना, पकड़ से बाहर हो जाना, निकल जाना। तो हम बहुत ज्यादा वेलोसिटी अगर इसको दे देते हैं तो ये बिल्कुल अर्थ के ग्रेविटी से जो है ना एस्केप हो जाएगा, पकड़ से बाहर चला जाएगा, निकल जाएगा, फिर लौट के दोबारा वापस नहीं आएगा, स्पेस में कहीं खो जाएगा। तो ये बहुत कैलकुलेटेड वैल्यू होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप इसे लाइक अपनी मर्जी से कुछ भी प्रोवाइड कर रहे हो, ऐसा नहीं है। कितनी अल्टीट्यूड पे ले जा करके कितनी वेलोसिटी से हमें पुश करना चाहिए ताकि ये बराबर सर्कल में जाए, इसका एक लंबा चौड़ा कैलकुलेशन हमें करना होता है। ओके, इसमें हम कोई गलती, कोई मिस्टेक टॉलरेट नहीं कर सकते। अगर हमसे जरा बराबर भी गलती हुई, फ्रैक्शनल एरर भी अगर हमसे आ गया, तो वो फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमें नुकसान पहुंचाएगा। हो सकता है हमारा सैटेलाइट गिर जाए, या हो सकता है हमारा सैटेलाइट गलत ऑर्बिट में सेट हो जाए, या हो सकता है हमारा सैटेलाइट बिल्कुल ही अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से निकल करके बाहर चला जाए। तो हमें बहुत प्रॉपर तरीके से इस बात को कैलकुलेट करना होता है कि बराबर सर्कल में या सर्कुलर ऑर्बिट में सैटेलाइट को प्रोजेक्ट करने के लिए हमें कितनी ऑर्बिटल वेलोसिटी देनी चाहिए। अब इसके कुछ केसेस बच्चों में आपके सामने रखता हूं, ठीक है, ध्यान से समझना। कंडीशन नंबर 1, मान लीजिए कि जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मैं दे रहा हूं, ठीक है, मतलब जो मैं वेलोसिटी दे रहा हूं वो हॉरिजॉन्टल, अगर वो बराबर सर्कल में गया तो इसी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को मैं क्या नाम दूंगा? ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल बोलूंगा, ठीक है। तो जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मैं प्रोवाइड कर रहा हूं, अगर वो ऑर्बिटल वेलोसिटी से कम निकलती है, ठीक है, ऑर्बिटल वेलोसिटी से ना कम होती है। जैसे मान लेते हैं कि एक सैटेलाइट मैं लॉन्च करना चाह रहा था, और उसकी एक एग्जांपल के तौर पे मैं बोल रहा हूं कि उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी जो है वो 6 किलोमीटर पर सेकेंड है, फॉर एग्जांपल। 6 किलोमीटर पर सेकेंड तो नहीं कह सकते, लेट्स से 2 या 3 किलोमीटर पर सेकेंड है, इस तरीके से। लेकिन मैंने हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो दी है वो इससे भी कम दे दी, बहुत कम दी, लाइक 1.5 1.5 ऐसे। तो जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मैं उसे दे रहा हूं वो रिक्वायर्ड ऑर्बिटल वेलोसिटी से कम है, ठीक है। तो आप मुझे बता सकते हैं क्या होगा ऐसी सूरत में? नीचे गिर जाएगी वो। वेरी गुड, शाबाश। बड़ा ही सिंपल सा लॉजिक है इसमें। सैटेलाइट तो आपने ऊपर भेजा था, बिल्कुल सही बात है, लेकिन आपने जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यहाँ इसे दी सैटेलाइट को VH, उसके बारे में ओपिनियन ये बन रहा है कि वो ऑर्बिटल वेलोसिटी से कम है, तो ये सैटेलाइट जो है इस तरीके का पाथ फॉलो करते हुए नीचे गिर जाता है, लाइक दिस इट विल फॉल डाउन। अब इसमें 2-3 बातें हमें याद रखना है। पहली बात ये कि जब सैटेलाइट नीचे गिरेगा तो वो इलिप्टिकल पाथ में गिरेगा, ऐसे सीधे नहीं गिरेगा, सीधे नहीं गिरेगा। कैसा पाथ लेगा वो? Elliptical. इलिप्टिकल पाथ, ये हमें याद रखना है। दूसरा, अगर वो ऐसे गिरते गिरते गिरते, ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर वो ऐसे फॉल डाउन करते 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 एटमॉस्फेयर में एंटर हो गया ना, तो वो ऐसे भी गिर सकता है। ये देखो, ऐसे घूमते 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 गिर जाएगा। मतलब इलिप्टिकल पाथ का कंटिन्यूएशन एक स्पाइरल पाथ में भी हो जाएगा, ठीक है। इलिप्टिकल पाथ स्पाइरल पाथ में भी कन्वर्ट हो सकता है। अगर काफी कम वेलोसिटी तुमने दी तो वो गिर रहा था, ऐसे गिरते गिरते ऐसे स्पाइरल पाथ में आकर के गिर गया नीचे, ऐसे हो सकता है, ठीक है। इस पाथ की जो इसेंट्रिसिटी होगी, जानते हो ना, इलिप्स की इसेंट्रिसिटी हम सब जानते हैं कितनी होती है, लेस देन 1। तो इस पाथ की जो इसेंट्रिसिटी होगी
वो लेस देन 1 होगी। एम आई करेक्ट? ठीक है। यस सर। तीसरी बात जो हमें इसके बारे में याद रखना है कि इसकी जो एनर्जी होगी सैटेलाइट की, टोटल एनर्जी, वो कैसी होगी? नेगेटिव। ठीक है। सैटेलाइट की जो टोटल एनर्जी बनेगी, एज इट इज फॉलिंग डाउन एंड इट इज विद इन द ग्रेविटी, अंदर ही है, गिर रहा है, तो उसकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी अगर हम यहाँ कैलकुलेट करते हैं तो वो कैसी बनेगी? नेगेटिव। नेगेटिव। अब नेगेटिव। आते हैं सेकंड केस पर। बहुत ध्यान से समझना, मैं 5-6 केसेस हो सकता है आपके सामने रखूं एक एक करके। हमने हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दी और वो एग्जैक्टली ऑर्बिटल वेलोसिटी इतनी दे दी। ठीक है, वी हैव गिवन एन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी व्हिच इज एग्जैक्टली इक्वल टू ऑर्बिटल वेलोसिटी। अब आप समझ सकते हैं कि दी गई हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी अगर एग्जैक्टली ऑर्बिटल वेलोसिटी के बराबर है, व्हाट डू यू से, व्हाट इज एक्सपेक्टेड, क्या होने वाला है? पाथ में घूमेगी बराबर। सर्कुलर ऑर्बिट में फॉलो करेगा वो। बिल्कुल सही बात है। हम ये देखेंगे कि वो एग्जैक्टली एक सर्कुलर पाथ को फॉलो करता हुआ चलेगा। तो लाइक दिस हमने यहाँ पर ऑर्बिटल वेलोसिटी दे दी उसको। ऑब्वियस बात है, ये जाएगा सर्कुलर ऑर्बिट में, सॉरी, ये जाएगा सर्कुलर ऑर्बिट में, ये जाएगा सर्कुलर ऑर्बिट में। दूसरी बात, सर्कल में इसेंट्रिसिटी 0 होती है। तीसरी अहम बात आपको यहाँ पे याद रखना है कि इस सिनेरियो में भी अगर आपने सैटेलाइट की टोटल एनर्जी कैलकुलेट की तो वो भी नेगेटिव। जब तक हम ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर हैं, टोटल एनर्जी नेगेटिव ही होगी। ये बात अच्छे से दिमाग में बिठाइए, हमें आगे इस चैप्टर में टोटल ग्रेविटेशनल एनर्जीज के बारे में पढ़ना है। फिलहाल मैं बस आपको ये कह सकता हूं कि जब तक हम ग्रेविटेशनल फील्ड में हैं, टोटल एनर्जी नेगेटिव होने वाली है। ओके, तो ये आ गया दूसरा केस। ठीक है, अब बात करते हैं थर्ड पॉसिबिलिटी की। थर्ड पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि हमने इसे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दी लेकिन जरा ज्यादा दी, जरूरत से थोड़ी सी ज्यादा। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? यस सर। ओके, तो हमने इसे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो दे दी लेकिन रिक्वायर्ड ऑर्बिटल वेलोसिटी से ज्यादा दी। अब एक और बात भी यहां हमारे माइंड में खटकेगी कि ज्यादा दे रहे हैं तो कहीं इतनी ज्यादा तो ना दे दें कि स्केप हो जाए। तो हम ये कहेंगे कि ठीक है, हमने इतनी ज्यादा नहीं दी, स्केप से कम दी। स्केप जो वेलोसिटी होती है, स्केप वेलोसिटी आइडिया है आपको? स्केप का मतलब क्या हो गया? यस सर। अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चले बाहर। जाना, उसको क्या बोलेंगे? स्केप। तो इतनी ज्यादा नहीं दी कि अर्थ को छोड़कर ही चले जाए, और इतनी कम भी नहीं दी कि ऑर्बिटल से भी कम हो जाए। ऑर्बिटल से ज्यादा दे दी लेकिन स्केप से कम। कंडीशन समझ आ रही है? यस सर। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो हम एक बड़ा ही सरप्राइजिंग सा रिजल्ट यहां देखेंगे। ये अर्थ है, इस तरीके का मैंने ऑर्बिटल रेडियस दे दिया। तो हम एक बड़ा सरप्राइजिंग रिजल्ट यहां ये देखेंगे कि सैटेलाइट अब ऑर्बिट करेगा लेकिन उसके ऑर्बिट करने का जो पाथ होगा वो इलिप्टिकल पाथ होगा। गिरेगा नहीं, सर्कल में भी नहीं जाएगा, ऑर्बिट करेगा लेकिन उसके ऑर्बिटल पाथ कैसा होगा? इलिप्टिकल। तो हमने हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑर्बिटल से ज्यादा दी तो हम ये क्लेम करेंगे कि यहाँ पर ये इलिप्टिकल पाथ फॉलो करेगा। इलिप्टिकल ऑर्बिट फॉलो करेगा। रादर पाथ बोलने की बजाय मैं बोलूंगा इलिप्टिकल ऑर्बिट फॉलो करेगा। फिर एक बार हम देखेंगे इसकी इसेंट्रिसिटी लेस देन 1 होगी, और फिर एक बार हम ये कहेंगे कि इसकी एनर्जी नेगेटिव होगी। जब तक हम ग्रेविटेशनल फील्ड में हैं तब तक एनर्जी नेगेटिव। और फिर हम और एक चीज यहाँ जानते हैं कि देयर विल बी अ काइंड ऑफ प्रीगी एंड अपोगी कंडीशन से, एक नजदीकी पॉइंट आएगा, एक दूर का पॉइंट आएगा, इलिप्स की वो सारी सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट हो जाएगी जो हम एज केपलर्स लॉ किसी प्लैनेटरी मोशन में हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक है, तो इट विल फॉलो, इट विल नो डाउट इट विल ऑर्बिट, लेकिन ऑर्बिट करने का तरीका क्या होगा इसका? कौन से पाथ में ये ऑर्बिट करेगा? इलिप्टिकल पाथ में ये ऑर्बिट करेगा। अब आते हैं एक फोर्थ केस पर, चौथा केस। फोर्थ केस में हम क्या करने लग रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो दे रहे हैं लेकिन एस्केप वेलोसिटी के बराबर दे रहे हैं। मतलब इतनी ज्यादा वेलोसिटी दे दें कि अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड को छोड़ के सैटेलाइट बाहर चला जाए। ठीक है,
कंडीशन समझ आ गई आपको? यस सर। यस अर्थ सर। में मान लेते हैं ये इस तरीके का सैटेलाइट का प्रोजेक्शन पॉइंट है, और यहाँ पे हमने क्या किया, इतनी ज्यादा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी उसको दे दी कि वो एस्केप वेलोसिटी के बराबर हो गई। तो ये सैटेलाइट कुछ इस तरीके से एस्केप कर जाएगा। ओके, द सैटेलाइट विल एस्केप समथिंग लाइक दिस। अब ये जो पॉसिबल पाथ मैंने आपको बताया, इस पाथ को हम कहते हैं पैराबोला। ठीक है, सैटेलाइट का क्या होगा? पैराबोला। एस्केप, लेकिन पाथ कैसा होगा? पैराबोलिक। पैराबोलिक पाथ। ये बिल्कुल हम लोग इसमें पढ़ते हैं ना, प्रोजेक्टाइल मोशन। हाँ बिल्कुल वैसा। तो ये पैराबोलिक पाथ फॉलो करता हुआ एस्केप कर जाएगा। पैराबोला की कंडीशन ये होती है कि इसकी इसेंट्रिसिटी 1 होती है। पैराबोला हैज गॉट एन इसेंट्रिसिटी 1, एंड फॉर द फर्स्ट टाइम हम ये देखेंगे कि सैटेलाइट की एनर्जी हो जाएगी 0। जीरो, नॉट पॉजिटिव, 0। कोई वैल्यू नहीं होगी। सैटेलाइट बिल्कुल अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से एस्केप कर जाएगा। इतनी दूर सैटेलाइट पहुंच जाएगा कि वहां अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड बिल्कुल ही निग्लिजिबल है, बिल्कुल ही कंसिडरेबल नहीं है। अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड वहां नहीं होगा, अर्थ की बाइंडिंग से वो छूट जाएगा। ठीक है, कंडीशन समझ आ गई आपको? यस सर। अब एक लास्ट बात ये भी हो सकती है, हमें बहुत ज्यादा जोश आ गया, ठीक है, तो हमने इतनी बड़ी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दे दी, इतनी बड़ी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दे दी कि एस्केप से भी ज्यादा। एस्केप तो करवा सकते थे, लेकिन हमने कितनी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दे दी? स्केप से ज्यादा। ज्यादा। मतलब मिसाल के तौर पे, फॉर एग्जांपल, आप क्रिकेट बॉल के हिसाब से मैं एक एग्जांपल दूं, एक बैट्समैन हिट करता है एग्जैक्टली उतनी वेलोसिटी से कि बराबर बाउंड्री जाके वो क्रॉस कर ले, 6 हो जाए। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है इतनी जोर से मार दे कि स्टेडियम बाहर चला जाए। समझे नहीं समझे? तो कुछ मिसकैलकुलेशंस हमारे इतने ज्यादा खतरनाक हो गए कि ऑर्बिटल तो छोड़ो, एस्केप तो छोड़ो, हमने एस्केप से भी ज्यादा दे दिया। 50-60 हजार किलोमीटर पर सेकंड दे दिया, एकदम ही खतरनाक। एस्केप ही करवा देना था इसको, तो सीधे एस्केप करवा देते, लेकिन उससे भी ज्यादा हमने वेलोसिटी दी। तो अब एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा मामला यहाँ होगा। ठीक है, ऑब्जर्वेबल बात ये है कि ये मान लेते हैं प्रोजेक्शन पॉइंट था सैटेलाइट का ऐसे। अब यहां से ये सैटेलाइट एस्केप कर जाएगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ये एस्केप कर जाएगा, लेकिन उसका जो पाथ होगा, ऑफ कोर्स सैटेलाइट क्या करेगा? एस्केप, लेकिन उसका जो पाथ होगा वो होगा हाइपरबोलिक, हाइपरबोला। और हाइपरबोला की कंडीशन ये होती है कि उसकी इसेंट्रिसिटी ग्रेटर देन 1 होती है। ये सारी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं, आप में भी अपने मैथ सब्जेक्ट में ये सारी बातें डिटेल में पढ़ लें। हमें फिलहाल बस यहाँ एज अ कंडीशन इसे याद रखना है। तो इसका जो पाथ होगा वो हाइपरबोलिक हो जाएगा, और उसकी जो इसेंट्रिसिटी हमें मिलेगी वो ग्रेटर देन 1 मिलेगी। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर हम सैटेलाइट की एनर्जी कैलकुलेट करें तो फॉर द फर्स्ट टाइम वो कैसी निकलेगी? पॉजिटिव। तो ये है सैटेलाइट के प्रोजेक्शन के कुछ फंडामेंटल बेसिक बातें। आइए इसको क्विकली रिवाइज करते हैं। सैटेलाइट को प्रोजेक्ट करने के लिए हमें कैसा रॉकेट चाहिए? पॉजिटिव रॉकेट। रॉकेट कैसा चाहिए? सिंगल स्टेज, 2 स्टेज वाला रॉकेट चाहिए क्या 1 स्टेज वाला सीधे ऐसे काम करेगा? 2 स्टेज, यानी कि मल्टी स्टेज रॉकेट हमें चाहिए होगा। स्टेज 1 में हम क्या करेंगे? हाइट रिक्वायर्ड हाइट पे लेके जाएंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे? 90 डिग्री टर्न करा के हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दे देंगे। वो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जिसके मिलने पर सैटेलाइट पॉसिबली सर्कुलर पाथ में जा सकता है, उस हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को हम क्या कॉल करते हैं? ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल। और यहाँ याद रखिए हमेशा वर्ड मिनिमम आना चाहिए। जितनी चाहिए उतनी ही दो, मिनिमम बोलते हैं ना, जितनी चाहिए उतनी ही दो, क्योंकि ज्यादा करोगे तो भी नुकसान है और उससे भी कम करोगे तो और नुकसान है। तो मिनिमम का मतलब यहाँ पे ये है कि एग्जैक्टली उतनी ही रिक्वायर्ड हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दी जाए जिससे सैटेलाइट सर्कुलर पाथ में, सर्कुलर ऑर्बिट में जा सकता है। तो हम इसे क्या कॉल करेंगे? फिर एक बार बोले, ऑर्बिटल वेलोसिटी। या हम उसे और क्या कॉल कर सकते हैं? दूसरा नाम क्या है उसका? वेलोसिटी। क्रिटिकल वेलोसिटी। अब एक एक करके सारी कंडीशन समझते हैं।
हमसे कुछ गलती हुई कैलकुलेशन में और हमने हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑर्बिटल से कम दे दी, व्हाट विल हैपन? नीचे गिरते रॉकेट। Elliptical Yes, path. the satellite will fall down. How it will fall down? By following an इलेक्ट्रिकल पाथ। Elliptical path. path. Maybe elliptical path आगे जाकर के स्पाइरल हो जाए और फिर Spiral सैटेलाइट path. का गिरना तय है। इस पाथ की इसेंट्रिसिटी कितनी होनी चाहिए? Less Less than than less than लेस देन 1। टोटल एनर्जी कितनी होगी? negative. negative. कैसी होगी? नेगेटिव। If we given horizontal velocity which is exactly equal to what required that we call as orbital, तो सैटेलाइट क्या करेगा? Circular orbit. सर्कुलर मोशन में जाएगा। एसेंट्रिसिटी क्या होगी? zero. जीरो। जीरो। एनर्जी कितनी होगी? सॉरी, कैसी होगी? Negative. नेगेटिव। थर्ड केस, अगर हमने सैटेलाइट को ऑर्बिटल वेलोसिटी से ज्यादा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दे दी, व्हाट इज गोइंग टू हैपन? Elliptical orbit. सैटेलाइट अभी भी ऑर्बिटल मोशन करेगा, लेकिन उसका ऑर्बिट करना एक इलिप्टिकल तरीके से होगा, जिसमें प्रीगी अपोगी की कंडीशन होगी, सेंट्रिसिटी फिर एक बार लेस देन 1 आ जाएगी और एनर्जी का नेचर अभी भी उसका नेगेटिव रहेगा। अगर हमने हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी के बराबर दे दी, एस्केप का मतलब समझते हो? अर्थ sir. के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चले जाना, उसे कहा जाता है एस्केप होना। तो अगर हमने हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी के बराबर दे दी, व्हाट इज गोइंग टू हैपन? Parabolic. Parabolic path. यस, पैराबोलिक पाथ में एस्केप करेगा। पैराबोला के लिए एसेंट्रिसिटी कितनी होती है? 1। और जस्ट एस्केप कर रहा है, इसलिए एनर्जी कितनी हो गई उसकी? Zero. 0। ठीक है। नेक्स्ट एंड द फाइनल केस, अगर हमने हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दे दी इवन एस्केप से भी ज्यादा, तो एस्केपिंग तो करना ही है, क्योंकि एस्केप से ज्यादा दे दी तुमने, अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को छोड़ के बाहर तो चला ही जाएगा, लेकिन पाथ कैसा होगा? Hyperbolic. हाइपरबोलिक। हाइपरबोला पाथ के लिए एसेंट्रिसिटी कितनी होती है? More Greater than than one. ग्रेटर देन 1 होती है। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम एनर्जी कितनी होगी? Positive. पॉजिटिव। यस, एनर्जी कैसी होगी? सॉरी, कितनी नहीं, कितनी की तो बाद में बात की जाएगी, फिलहाल हम इतना कहेंगे कि एनर्जी पॉजिटिव। अब एक डेरिवेशन अपने थियोरी पेपर्स में ना अक्सर पूछा जाता है, ऑब्टेन एन इक्वेशन फॉर ऑर्बिटल वेलोसिटी। पेपर सेट करते वक्त अक्सर एग्जामिनर इसको 3 मार्क के लिए एक 3 मार्क क्वेश्चन बनाते हैं, बट इन माय ओपिनियन 2 मार्क क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा हो गया इसके लिए, इतना सिंपल सा डेरिवेशन है। आइए समझते हैं इसे। ऑर्बिटल वेलोसिटी या कहें क्रिटिकल वेलोसिटी। तो लेट्स से कि ये अर्थ है और हमने सैटेलाइट को प्रोजेक्ट करना है। ये अर्थ का रेडियस है कुछ ऐसे, ठीक है, और हमने सैटेलाइट को इसके ऊपर कुछ पर्टिकुलर हाइट पर ले जाके प्रोजेक्ट करना है यहाँ, तो ये हो गया h। फर्दर मोर हम ये क्लेम करेंगे कि सैटेलाइट जो है वो कुछ इस तरीके के ऑर्बिटल पाथ को सर्कुलर लेवल पर फॉलो करता है। तो सैटेलाइट अगर सर्कुलर ऑर्बिट पाथ को फॉलो कर रहा है, तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हम उसे देंगे वो एग्जैक्टली इक्वल टू क्या कहलाएगी? यस, जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हम उसे यहाँ दे रहे हैं वो एग्जैक्टली इक्वल टू व्हाट? orbital velocity. ऑर्बिटल वेलोसिटी होगी। वेरी गुड। जरा सोचिए कि अगर ये इस तरीके के ऑर्बिट को फॉलो Orbital करता है, velocity. इट्स ओके, अगर ये एक ऑर्बिट को फॉलो करता है, ऐसे सर्कल में घूमता है, तो इसका रेडियस कितना है? आर प्लस एच। वेरी गुड, आर प्लस एच। एक बेसिक क्वेश्चन बच्चों मैं आपसे करता हूं, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसके सर्कुलर मोशन करने के लिए उसे एक नेसेसरी फोर्स रिक्वायर होता है, उस फोर्स का नाम क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स। वेरी गुड, सेंट्रीपेटल फोर्स, बिल्कुल सही जवाब, एकदम अच्छा। इस सिचुएशन में वो सेंट्रीपेटल फोर्स उसे कौन प्रोवाइड कर रहा है? अर्थ। Radius. Gravitational force. हाँ, वेरी गुड। अर्थ जिसका मास m है, सैटेलाइट जिसका मास स्मॉल m है, इन दोनों के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, उस फोर्स की हेल्प लेके सेंट्रीपेटल फोर्स बन रहा है। तो सेंट्रीपेटल फोर्स फॉर सर्कुलर मोशन यहां इस सिचुएशन में कौन प्रोवाइड कर रहा है? Gravitational force. ग्रेविटेशनल। बिल्कुल साफ है, बिल्कुल सही जवाब। किसने प्रोवाइड किया? ग्रेविटेशनल ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज बिहेविंग
एज इफ इट इज अ सेंट्रीपिटल फोर्स, और ये सैटेलाइट अपने आप आराम से ऑर्बिट में चक्कर काटता जा रहा है। इट डज नॉट रिक्वायर एनी फ्यूल, किसी एनर्जी की जरूरत नहीं है, किसी फ्यूल की जरूरत नहीं है, पेट्रोल वगैरह वगैरह किसी चीज की जरूरत नहीं है। तो हम ऐसे सोचते हैं सैटेलाइट में कोई इंजन लगा होगा जो सैटेलाइट को हमेशा चलाता है, ऐसा कुछ नहीं है। हमें सिर्फ एक पुश देना है प्रॉपर वेलोसिटी से, ऑर्बिटल वेलोसिटी से, उसके बाद आगे का काम ग्रेविटी खुद करने लग जाएगी, और एक बार सैटेलाइट ऑर्बिट में सेट हो गया तो फिर वो कई 100 साल कह सकते हो ऑर्बिट में लगातार घूम सकता है। ओके, बिकॉज उसको सर्कल में घूमने के लिए जो भी सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए वो कौन दे रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स मासेस पर डिपेंड करता है, वो तो खत्म नहीं होगा। सो सैटेलाइट विल ऑलवेज एंड ऑलवेज एंड ऑलवेज डू एन ऑर्बिटिंग मोशन अराउंड अर्थ। अब मुझे बताइए सेंट्रीपिटल फोर्स में कैसे लिखूं? mv² by वेरी गुड, शाबाश। एम वी ऑर्बिटल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेडियस आर, क्योंकि फिलहाल इसके पास जो वेलोसिटी है ना वो ऑर्बिटल है, तो हमें वीओ कहना चाहिए। अच्छा, अब आप मुझे ये बताइए कि मैं ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे लिखूं? GM mm by r G square. capital M small m by डिवाइडेड बाय जो भी रेडियस या डिस्टेंस है उसका स्क्वायर, क्योंकि डिस्टेंस तो हमेशा सेंटर से गिना जाएगा। अब आप एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज नोटिस करेंगे कि सैटेलाइट का मास कट गया यहां से और वहां से, आर की एक पावर कट गई यहां से और वहां से, तो आपको मिला v ऑर्बिटल का स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम डिवाइडेड बाय स्मॉल आर, विच मीन्स फाइनल इक्वेशन में यहां बनाता हूं v ऑर्बिटल इज इक्वल टू अंडर रूट में जी एम बाई आर। समझा आप सभी को ये? Yes sir. अब बताइए ये डेरिवेशन 3 मार्क के Yes. लिए है 3 मार्क के लिए डेरिवेशन है ये। पहले ये चैप्टर 12th में था, ठीक है, अपने यहाँ महाराष्ट्र बोर्ड में ये चैप्टर 12th में था, तो उस वक्त बोर्ड्स के कई सारे पेपर्स में आप देखेंगे कि ऑर्बिटल वेलोसिटी की इक्वेशन ऑब्टेन करो, 3 मार्क्स क्वेश्चन। इतना ही लिखना है, एकदम सिंपल, अच्छे से बना के लिखना है इसको, अगर थियोरी के हिसाब से सोचा जाए तो। अब तुमने एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात नोटिस करी, इस ऑर्बिटल वेलोसिटी की इक्वेशन को बच्चों मैं फिर एक बार लिखता हूं। तुम एक बहुत इंटरेस्टिंग बात यहां नोट करोगे, ये जी एम बाई आर, R plus h. ऑर्बिटल वेलोसिटी जो है उसके फॉर्मूले में मास ऑफ सैटेलाइट नहीं आ रहा है, देख लो। यस सर। सिर्फ और Yes, सिर्फ sir. क्या आ रहा है? मास के नाम पे क्या आ रहा है? सिर्फ मास ऑफ अर्थ है, अर्थ। या कह सकते हो मास ऑफ प्लैनेट, जिस किसी प्लैनेट के क्रॉस हम सैटेलाइट को लॉन्च करना चाहते हैं। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर बनता है कि सैटेलाइट का मास कितना है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है उसकी लॉन्चिंग या उसकी ऑर्बिटल कंडीशन पर। आप 1 किलोग्राम का सैटेलाइट लगाइए या 1000 किलोग्राम का सैटेलाइट लगाइए, इससे कितनी ऑर्बिटल वेलोसिटी उसे देनी है इसके कैलकुलेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, एक बात पे फर्क पड़ता है, इस आर को जरा ढंग से देखिए, तो इस स्मॉल आर में 2 चीजें हैं। R अगर मैं plus carefully देखूं, तो इसमें 2 चीजें हैं, एक जीएम डिवाइडेड बाय, हाँ इसमें है आर प्लस एच, मतलब ये कि ये रेडियस ऑफ अर्थ हो गया, और ये क्या है? height given height. अब ये रेडियस ऑफ अर्थ भी तो अपने आप में कांस्टेंट है, तो ऑर्बिटल वेलोसिटी पूरी तरीके से किस फैक्टर पर डिपेंड कर रही है? height मतलब Height आप पर. कितनी ऊंचाई पर ले जाके सैटेलाइट को प्रोजेक्ट करना चाहते हो, उसको लॉन्च करना चाहते हो, उसका ऑर्बिट कितनी हाइट पे आप बनाना चाहते हो, उसके हिसाब से तुमको ऑर्बिटल वेलोसिटी तय करनी पड़ेगी। गेटिंग माय पॉइंट? Yes sir. अब जैसे आपको याद होगा कम्युनिकेशन सैटेलाइट, जिसके लिए ये जो हाइट होती है ये अराउंड 36,000 किलोमीटर होती है, और कम्युनिकेशन सैटेलाइट का डेटा अगर आपको ठीक से याद है तो उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है अराउंड 3 किलोमीटर पर सेकेंड। तो ये इसी फॉर्मूले से कैलकुलेट करके हमने निकाली है। अब आप ये काम करिए, सैटेलाइट को ले जाइए ऊपर, 90 डिग्री टर्न कराइए, 3 किलोमीटर पर आवर पर सेकेंड, नॉट पर आवर, 3 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से पुश करिए, बराबर सैटेलाइट सर्कुलर ऑर्बिट में घूमने लग जाएगा 36 किलोमीटर 1000 इतनी हाइट ऊपर, तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट बन जाएगा, और अकॉर्डिंगली उसका टाइम पीरियड भी 24 आवर्स हो जाएगा। तो समझ आ रहा है मेरी बात? yes sir Yes sir. अब इसमें बेटा एक और इंटरेस्टिंग बात आती है, ध्यान से सुनना। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, लो अल्टीट्यूड सैटेलाइट लेते हैं, मतलब ये कि
आर प्लस एच अप्रोक्सीमेटली आर लेते हैं। लो अल्टीट्यूड सैटेलाइट का मतलब होता है कि हम हाइट ज्यादा नहीं लेते हैं, 200 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 50, 150, 200 किलोमीटर ऐसे। अब ये जो आर है ये 6400 है, उसमें और एक 50 किलोमीटर ऐड करोगे तो कोई खासा फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब ये अप्रोक्सीमेट किसके होगा? आर के। ऐसे सैटेलाइट को कहा जाता है लो अल्टीट्यूड सैटेलाइट। क्या कहा जाएगा उसको? लो अल्टीट्यूड सैटेलाइट। ठीक है। अब फॉर्मूले पे जरा फोकस करो। जो ओरिजिनल फॉर्मूला है अपना ऑर्बिटल वेलोसिटी का वो कुछ ऐसा है, ओरिजिनल gm डिवाइडेड बाई r प्लस एच। अब मैं क्लेम कर रहा हूं कि यार हाइट जो है ना मैंने बहुत कम ली, मींस लो अल्टीट्यूड की क्राइटेरिया के हिसाब से हाइट आई एम टेकिंग लेस एज कंपेयर टू r। तो इस r प्लस एच को मैं अप्रोक्सीमेट कर दूंगा किस चीज में? आर के। r। तो ये हो जाएगा बेटा gm डिवाइडेड बाई, ये सिर्फ r हो जाएगा। अब एक और बात बड़ी इंटरेस्टिंग सी है, बहुत केयरफुली देखिए। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है अपना, उसका फॉर्मूला होता है gm डिवाइडेड बाई r स्क्वायर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। करेक्ट है? यस सर। ये तो याद होगा आप सबको, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वी हैव डिस्कस्ड अ लॉट। तो बाय दैट वे अगर मैं फॉर्मूले को मॉडिफाई करता हूं तो gm विल बिकम इक्वल टू gr स्क्वायर। करेक्ट है? यस सर। ठीक है। यस सर। अब एक छोटा सा सब्स्टिट्यूशन आप बस करिए वहां पे, हल्का सा। gm हटाइए और उसकी जगह gr स्क्वायर रखिए। तो देखिए ऑर्बिटल वेलोसिटी की इक्वेशन क्या नजर आई? अंडर रूट में ये gm मैंने हटा दिया, p by r वाला gm मैंने हटा दिया और उसकी जगह मैंने लिखा gr स्क्वायर और ये डिनोमिनेटर वाला r एज इट इज। तो हम देखेंगे कि ये पावर और ये r का कट गया और इक्वेशन क्या मिला? रूट में जी आर। ऑर्बिटल वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट में gr। ऐसे भी किया जा सकता है, ठीक है। बट ये जो फॉर्मूला बन रहा है ना, ये स्पेसिफिकली लो अल्टीट्यूड सैटेलाइट के लिए है, सब जगह नहीं चलेगा ये। क्या मेरी बात समझ आ रही है अच्छे से? यस सर। सिर्फ और सिर्फ उन सिचुएशंस के लिए जहां पे हम ये कहते हैं कि सैटेलाइट इज गोइंग टू बी टेकन एट वेरी लो अल्टीट्यूड। अब हम चाहें तो इसमें कुछ डेटा पुटअप कर सकते हैं, जैसे कि इजी कैलकुलेशन में अगर आपके सामने रखता हूं, ठीक है। एक इजी सा कैलकुलेशन अगर मैं यहाँ पे आपके सामने रखूं और मैं ये कहूं कि G10 है और R का वैल्यू 6400 इंटू 10⁻³ मीटर है, तो देखिए ऑर्बिटल वेलोसिटी कितनी आती है। एक स्टैंडर्ड सा रिजल्ट हमको मिलेगा। G का वैल्यू हमने पुटअप किया 10, ये हो गया 6400 इंटू 10⁻³ तो थोड़ा नोटिस करें, ये 10⁻3, 4, 5 और ये 6, मतलब कि मुझे मिल रहा है VO इज इक्वल टू अंडर रूट में 64 इंटू 10⁻6। करेक्ट है? अब 64 का स्क्वायर रूट करिए 8 हो जाएगा, 10⁻6 का स्क्वायर रूट करिए 3 हो जाएगा मीटर, और ये हो जाएगा पर सेकेंड, या इसी VO को हम कह सकते हैं 8 किलोमीटर पर सेकेंड। तो ये भी बात याद रखने जैसी है कि कोई लो अल्टीट्यूड सैटेलाइट अगर हम लोग प्रोजेक्ट करते हैं जिसमें हाइट जो है रेडियस के मुकाबले में निग्लिजिबल है, 50-100 किलोमीटर के आसपास ऐसी हाइट है, 200 इवन अगर हम लें तो भी निग्लिजिबल होगा, तो उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी हमें अराउंड कितनी देनी पड़ेगी? 8 किलोमीटर पर सेकंड। 8 किलोमीटर पर सेकंड। तूफानी तेज, बहुत फास्ट घूमेगा सैटेलाइट। और ये देखिए 8 किलोमीटर पर मिनट या पर आवर नहीं है, पर सेकंड। सेकंड। एक सेकंड में पलक झपकते 8 किलोमीटर तय करेगा सैटेलाइट, एकदम जिसको बोलते हैं ना हम तूफानी तेज, वैसे घूमेगा सैटेलाइट। तो ये है ऑर्बिटल वेलोसिटी का छोटा सा डेरिवेशन और उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स जो मैंने आपको बताए। अब इसमें एक और चीज भी डिस्कशन के लायक है, जैसे कि अगर हम सैटेलाइट को प्रोजेक्ट कर दें तो उसका पीरियोडिक टाइम कितना होगा, ठीक है। दैट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। पीरियोडिक टाइम का मतलब होता है, लेट मी टेक यू बैक टू द सेम सिचुएशन। पीरियोडिक टाइम का ये मतलब होता है कि अगर ये सैटेलाइट ऐसे सर्कल में घूम रहा है तो एक राउंड पूरा करने के लिए, एक चक्कर पूरा करने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा, ठीक है। चलिए बताइए, अगर ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट होता तो कितना टाइम लगता?
24 hours. 24 आवर। बिल्कुल सही जवाब है, 24 आवर्स। बट अब कुछ लो अल्टीट्यूड सैटेलाइट्स होते हैं हमारे पास जो 2-3 घंटों में भी अपना काम पूरा कर देते हैं। कुछ कुछ सैटेलाइट्स ऐसे होंगे जो 6 घंटे लेंगे, कुछ कुछ सैटेलाइट्स ऐसे होंगे जो 8 घंटे लेंगे। सो इट डिपेंड्स कि हमने इसको कितनी हाइट दी है एंड ऑल दैट। सो व्हाई नॉट टू हैव अ वेरी सिंपल डेरिवेशन कि सैटेलाइट का पीरियोडिक टाइम कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करता है और हम उसे कैसे ऑब्टेन करें। इसका एक सिंपल सा अप्रोच है, इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला बना लेते हैं। अब देखिए मैं यहां पर आपके सामने एक बहुत सिंपल अप्रोच में पीरियोडिक टाइम को रखने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए अर्थ है लाइक दिस, इसके अक्रॉस ये ऑर्बिट हमने सेट किया, ठीक है। ये सैटेलाइट है, मान लें इस तरीके से सैटेलाइट अगर मैं दिखा दूं, हम ये कह सकते हैं कि ये टोटल रेडियस है, ये अर्थ का रेडियस है, ये हाइट है। तो चलिए r इज इक्वल टू r प्लस एच। अब एक बेसिक बात बताइए, स्पीड का एकदम जनरल फॉर्मूला क्या बनेगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब बेटा क्यों ना इस स्पीड को ऑर्बिटल कहा जाए, ऑर्बिटल स्पीड, ठीक है। मतलब जितनी स्पीड मिलने पर ये सर्कल में घूमेगा। और डिस्टेंस को क्यों ना कहा जाए सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, और टाइम को क्यों ना कहा जाए टाइम पीरियड। समझ में आया बात? Yes, sir. क्योंकि ये यहां तो ऐसी ऑर्बिटल स्पीड से चलता जा रहा है, तो इसकी चलने की स्पीड तो ऑर्बिटल है। एक राउंड पूरा करेगा तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा? तो ये जो सर्कल है उसका सरकमफ्रेंस जितना है वो, और एक राउंड पूरा करने के लिए जो भी टाइम उसे लगेगा वो कहा जाएगा टी। बस। अब ऑर्बिटल स्पीड का फॉर्मूला बताइए मुझे। तो आंसर है अंडर रूट में gm बाई आर। सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला बताइए, 2 pi r. डिवाइडेड बाई टी, by hours. ठीक है। तो टी को इस तरफ ले लेते हैं, 2 पाई आर एंड देन अंडर रूट में r डिवाइडेड बाई gm, ठीक है। जरूरी है बात। यस सर। अब और थोड़ा सा आगे बढ़े आप, 2 पाई को बाहर छोड़ दें और ये जो r है ना, इस r को अंदर ले लेते हैं। ये वाला r अगर मैं रूट के अंदर ले लेता हूं तो r स्क्वायर हो जाएगा। सोचिए। Yes, sir. वेरी गुड। और पहले से वहां पर r था, मतलब r क्यूब हो जाएगा। सोचिए, Yes, sir. इतनी बड़ी भी बात नहीं है। डिवाइडेड बाई जीएम। तो हम ये कह सकते हैं बेटा कि ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला आ गया। दैट्स इट। अब एक छोटा सा एस्पेक्ट मैं आपको और यहां जोड़ करके समझाना चाहता हूं। इसी इक्वेशन का स्क्वायर करते हैं। तो ये हो गया बेटा टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई डिवाइडेड बाई जीएम इनटू आर क्यूब। करेक्ट है। आप जरा इस फैक्टर Yes. को देखिए, तो ये तो कांस्टेंट फैक्टर है। 4 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है जी, ये m मास ऑफ अर्थ वो भी कांस्टेंट है। तो अगर इस पूरे कांस्टेंट टर्म को यहां से रिप्लेस किया जाए, हटा दिया जाए प्रोपोर्शनैलिटी के लिए, तो क्या हमें ये मिलेगा? यस सर। Yes, sir. यस सर। और ये कहीं सुना हुआ है, आपने पढ़ा हुआ है ये? Kepler. केपलर। हाँ। तो हमें यहाँ ये पता चला कि केपलर्स लॉ सैटेलाइट पर भी इक्वली एप्लीकेबल होगा। ठीक है, सैटेलाइट के सर्कुलर ऑर्बिट के लिए भी हम केपलर्स लॉ लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है वहां पे, हम इसे बड़ी आसानी से लिख सकते हैं। व्हाट माय पॉइंट? यस सर। Yes, sir. अच्छा, इसी इक्वेशन को कभी कभी स्टूडेंट Yes, कहते sir. हैं सर हमें ऐसे नहीं लिखना है, वी वांट टू राइट द कंप्लीट फॉर्मेट ऑफ द इक्वेशन। तो ठीक है, वेलकम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप पूरा लिख लें। r प्लस एच क्यूब डिवाइडेड बाय जीएम। वेलकम है, पूरा लिखिए आप, नो इश्यूज। अब लो अल्टीट्यूड अगर मैंने सैटेलाइट कंसीडर किया, देखिए बड़ी मजेदार बात आ रही है। ठीक है, फॉर लो अल्टीट्यूड सैटेलाइट। लो अल्टीट्यूड का मतलब समझ रहे हो ना आप, हाइट कम होनी चाहिए। ठीक है बेटा। Yes, sir. आप सोचो बेटा, अगर हाइट कम है, ध्यान Yes, देना, sir. तो ये r प्लस एच जो फैक्टर है ये किसके अप्रोक्सीमेट? आर। आर के।
तो जरा ये इक्वेशन दोबारा लिख दो, क्या बनेगी? t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट में क्या बनेगी? R cube divided by GM. r क्यूब डिवाइडेड बाय g। वेरी गुड, बिल्कुल सही जा रहे हो। अच्छा, अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के फंडे के हिसाब से अगर मैं लिखता हूं तो ये बनेगा gm डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, यानी कि gm का रिप्लेसमेंट क्या बन सकता है? GR square. gr स्क्वायर। अब ये जो आपको सब्स्टिट्यूशन यहां मिला ना, आप इसको यहां ले जाइए और अब मुझे बताइए कि मैं t के लिए क्या लिखूं? R by G। बिल्कुल सही जा रहे हो, डिवाइडेड बाय ये हो गया R cube by GR square। डिवाइडेड बाय ये हो गया gr स्क्वायर। तो अब होगा ये कि ये r स्क्वायर पूरा कटेगा और r क्यूब में से 2 पावर कट जाएंगे, यानी कि मुझे आंसर मिलेगा 2 पाई R by अंडर G। रूट में अंडर रूट R by G। r बाई जी। अब ये सारा डेटा फिक्स है। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई बताओ r का वैल्यू क्या है, तो आप यही कहोगे ना 6400 किलोमीटर, या आप कह सकते हो कि 6400 इंटू 10⁻³ मीटर। मैं आपसे पूछूं भाई बताओ जी का वैल्यू कितना है, तो आप रफली यही बोलोगे ना 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बच्चों अगर आप ये पूरा कैलकुलेशन करते हो बाय पुटिंग अप ऑल डेटा, तो आपको आंसर मिलता है t इज इक्वल टू अराउंड 84.6 मिनट। कितना? 84.6। अराउंड 84.6 मिनट, या मैं इसको जब सेकंड्स में कन्वर्ट करा देता हूं तो अराउंड 5077 सेकंड्स। ओके, 5077 सेकंड्स। अब लो अल्टीट्यूड सैटेलाइट के बारे में जरा ख्याल करो, देखें आपकी मेमोरी कितनी शार्प है। लो अल्टीट्यूड सैटेलाइट मतलब कैसा सैटेलाइट? जिसकी हाइट थोड़ी कम है, जिसकी ऑर्बिटल हाइट सरफेस से कम है। कम है। कम मतलब कितनी? 100, 200, 300, 500 किलोमीटर। इतनी कम होनी चाहिए कि रेडियस के कंपैरेटिवली हाइट यानी कि अल्टीट्यूड एकदम नेग्लिजिबल हो। थोड़ा याद करके बताइए कि लो अल्टीट्यूड सैटेलाइट के लिए ऑर्बिटल वेलोसिटी कितनी आई थी? 8 किलोमीटर पर सेकंड। वेरी गुड, शाबाश, अभी अभी पढ़ा हमने। अब उस 8 किलोमीटर पर सेकंड के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें और मुझे ये बताइए कि लो अल्टीट्यूड सैटेलाइट का जनरलाइज्ड टाइम पीरियड कितना है? 84.6। अराउंड 84.6 मिनट, हम कह सकते हैं अराउंड 85 मिनट्स, और तकरीबन हम कह सकते हैं 5077 सेकंड्स। इतना कम। आप अंदाजा लगा रहे हैं, तकरीबन 84 मिनट्स में, 1.5 घंटे के अंदर अंदर, 90 मिनट्स से कम टाइम में सैटेलाइट अर्थ का पूरा चक्कर लगा रहा है। इमेजिन करिए आप, है कि नहीं इंटरेस्टिंग? Yes sir। तो ये कुछ बेसिक मालूमात मैं आज आपको दे रहा हूं लेक्चर में रिगार्डिंग सैटेलाइट। अब सैटेलाइट से रिलेटेड एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सा कंसेप्ट हमेशा एग्जामिनेशंस में एज अ थ्योरी क्वेश्चन पूछा जाता है। कभी आपने सैटेलाइट से रिलेटेड कोई वीडियो अगर देखा होगा, कोई डॉक्यूमेंट्री वगैरह, तो आप ये देखते हैं कि सैटेलाइट में लोग ऐसे हवा में फ्लोट करते रहते हैं, वो वेटलेसनेस वाली कंडीशन में चले जाते हैं। एस्ट्रोनॉट्स, वो आदमी लोग या वो साइंटिस्ट या वो टेक्नीशियंस जो सैटेलाइट के अंदर होते हैं ना, उनको कहा जाता है एस्ट्रोनॉट्स। तो हम ये देखते हैं कि वो ऐसे नॉर्मल बिहेवियर या नॉर्मल तरीके से नहीं रहते हैं जैसे हम लोग अर्थ पे रहते हैं, नॉर्मल वॉकिंग या नॉर्मल मूविंग अराउंड, ऐसा नहीं। वो एकदम फ्लोटिंग वाली कंडीशन में रहते हैं। इसे हम कहते हैं टेक्निकली वेटलेसनेस कंडीशन इन द सैटेलाइट। सैटेलाइट में क्या होता है, वेटलेसनेस कंडीशन आ जाती है। तो ऐसा क्वेश्चन कई बार पूछा गया एग्जामिनेशन में कि सैटेलाइट में वेटलेसनेस कंडीशन क्यों आती है। तो आइए पहले तो हम ये समझते हैं कि वेट का फीलिंग हम लोग कैसे बनाते हैं। देखो, ये जनरल एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूं, ये अर्थ ग्राउंड, ठीक है, ये आदमी यहां स्टैंडिंग है अर्थ के सरफेस पे, जस्ट इमेजिन करेंगे। इसका वेट ऐसे नीचे एक्ट करेगा, जी? यस सर। और इसके रिस्पॉन्स में नॉर्मल रिएक्शन ऐसे एक्ट करेगी ऊपर, है ना। और एक बैलेंस्ड कंडीशन में, इक्विलिब्रियम सिचुएशन में हम क्या कहते हैं, n इज इक्वल टू mg। मतलब हमें वेट का फीलिंग क्या इस नॉर्मल रिएक्शन की वजह से मिलता है? देखो, n इक्वल mg हो गया।
हमारा अंदाजा कि हमारा वेट कितना है, वेट की फीलिंग या वेट होने का एक कहेंगे सिचुएशन, हम इस बात से जस्टिफाई करते हैं कि नॉर्मल रिएक्शन कितनी आई है। और आम हालात में, जनरल सिचुएशंस में, ठीक है, अर्थ पर जब हम रेगुलर अपनी लाइफ जी रहे होते हैं तो नॉर्मल जो बनता है अर्थ की तरफ से वो mg के इक्वल होता है। क्या ये बात मेरी क्लियर हो गई आपको? यस सर। यस सर। अब आओ समझते हैं सैटेलाइट पे क्या होता है। और ये बात याद रखना, हमें वेट का फीलिंग कौन देगा? नॉर्मल। नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है, जितना हमारा वेट है mg उतनी ही नॉर्मल बनती है आम हालात में, ऐसे ग्राउंड पे आप खड़े हो तो। अब हम चले जाते हैं सैटेलाइट में। तो ये अर्थ मैंने बना दी, ये अर्थ के ऊपर कहीं एक ऑर्बिटल रेडियस मैंने बता दिया इस तरीके से। और लेट्स से कि यहां ये सैटेलाइट है, ठीक है, मैं थोड़ा सा बड़ा बना रहा हूं समझने के लिए। और ये बंदा यहां पे खड़ा है लाइक दिस। अब ऑफ कोर्स अगर मैं ये कहता हूं इस बंदे का मास m है, अर्थ का मास m है, तो दोनों में कुछ ना कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स तो आ रहा होगा, है ना? यस। यस और सिचुएशन बड़ी क्लियर होती है कि देयर विल बी अ सर्टेन सॉर्ट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन इज आल्सो गोइंग टू बी डेवलप्ड। तो यहाँ ये सैटेलाइट का जो फ्लोर है, सैटेलाइट के फ्लोर से इस आदमी पर एक नॉर्मल रिएक्शन जाएगी, लेट्स से कि ये n है। एंड वी ऑल्सो नो वेरी वेल कि ये सैटेलाइट ऐसे रुका हुआ थोड़ी रहता है, वो तो ऐसे घूमते रहते हैं ना ऑर्बिट में, ऑर्बिट करेगा ना ये। यस सर। यस। और ऑफ कोर्स हम ये भी कह सकते हैं कि भाई यहाँ नीचे दोनों के बीच में एक ग्रेविटेशनल फोर्स आ रहा है, बराबर है, ग्रेविटेशनल फोर्स Fg, नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। और इसके साथ साथ एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, करेक्ट है? यस ठीक है ना? यस सर। ओके, आप चाहो तो इसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बता दो, सेंट्रीपेटल फोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बता दो, किसी भी तरीके से। तो चलो मैंने यहां लिखा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मैं लिखूंगा, ऐसे लिखूंगा mv² डिवाइडेड बाय जो भी रेडियस बना, करेक्ट है? यस। तो ये एस्ट्रोनॉट की सिचुएशन हम सबको समझ में आई कि ग्रेविटेशनल फोर्स ऐसे नीचे खींच रहा है, विच इज नथिंग बट हिज वेट। और सैटेलाइट के फ्लोर की वजह से नॉर्मल रिएक्शन आ गई और एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आ गया। अब ये इक्वेशन के थ्रू लिखें तो कैसे लिखेंगे हम लोग, सोचिए। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्लस n इज लॉज इक्वल ऑफ टू मोशन mg में पढ़ रहे हैं ना, mv² डिवाइडेड बाई r इज इक्वल टू, हमें लिखना चाहिए n माइनस fg। क्लियर है? इन दोनों का डिफरेंस ये होगा। यस। यस सर। ओके, चलिए थोड़ा और दिमाग लगाते हैं। mv0 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई r इज इक्वल टू n माइनस, एक सेकेंड, रादर मैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बजाय इसे अगर सेंट्रीपेटल फोर्स से लूं तो ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो मैं सीडो फ्रेम में चला जाता हूं, सीडो फ्रेम में नहीं जाना है मुझे, ठीक है, सीडो फ्रेम में नहीं, ऐसे सेंट्रीपेटल फोर्स ले लेते हैं। चलिए अब बताइए इक्वेशन कैसे लिखें? n is equal to mv square by r plus fg डिवाइडेड बाई r इज इक्वल टू क्या लिखना चाहिए? FG माइनस fg माइनस n। ठीक है, तो सीडो फ्रेम में नहीं जाते, अभी हमें सीडो फोर्स वगैरह सारी चीजें पढ़नी भी है एनी हाउ। अब आप मुझे बताएं कि आप ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे लिखोगे? ग्रेविटेशनल फोर्स mm by r mm by r square m डिवाइडेड बाय जो भी सेपरेशन होगा r, तो ये हो गया r का स्क्वायर माइनस n। थोड़ा सा रिकॉल करिए कि हमने ऑर्बिटल वेलोसिटी की इक्वेशन क्या बनाई थी? under by m by करेक्ट लिखा मैंने? इसको ला करके यहाँ पुटअप करें आप, तो ये इक्वेशन कुछ ऐसी नजर आएगी, m बाई आर इंटू वी नॉट, इनफैक्ट वी नॉट का पूरा स्क्वायर, तो देखिए क्या हो गया ये, m बाई आर इज इक्वल टू, दिस विल बिकम gmm डिवाइडेड बाई r का स्क्वायर माइनस n। अच्छा, इसे रीअरेंज करके लिखें
So this will become GMM divided by R का square is equal to GMM divided by R का square minus N. अब ये वाला टर्म देखिए, ये वाला टर्म देखिए, सेम दिख रहा है, यस सर, कैंसिल आउट हो जाएंगे ना। कैंसल आउट हो जाएगा, और N का आंसर क्या आएगा? 0 जीरो, N 0 का मतलब क्या? वेट नहीं है। यस, वेटलेसनेस की फीलिंग। वेट तो होगा लेकिन हमें एक ऐसी फीलिंग बनेगी, यार कोई नॉर्मल रिएक्शन ही नहीं आई तो हमें एहसास कौन कराएगा कि वेट कितना है हमारा? अभी अभी मैं वही कहा ना, हमें वेट होने का एहसास कौन कराता है? नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन। और यहाँ इस सिचुएशन में नॉर्मल रिएक्शन कितनी हो गई? 0 हो गई। अगर नॉर्मल रिएक्शन 0 हो गई तो हमें वेट है इस बात का जस्टिफिकेशन, इस बात का एहसास कौन देगा? फ्लोर की तरफ से कोई रिएक्शन ही नहीं आ रही है। तो अगर मानो फ्लोर की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आ रही है तो एज गुड एज यही बात हुई ना कि हम कोई एक्शन नहीं कर रहे हैं। यस सर, यस सर। तो सैटेलाइट में जाने के बाद मानो जैसे हमारा वेट एकदम से 0 हो जाता है, वी डोंट हैव एनी वेट। ठीक है, एक ऐसी फीलिंग आ जाएगी कि कोई वेट ही नहीं है हमारा, कोई रिएक्शन ही नहीं बन रही हमारी तरफ से, और इसलिए कोई एक्शन ही नहीं बन रहा हमारी तरफ से, और इसलिए फ्लोर की तरफ से कोई रिएक्शन ही नहीं आ रही है। तो वी गो इनटू अ सिचुएशन जहां पे हमें सब कुछ वेटलेसनेस की तरह लगेगा, कोई वेट है ही नहीं। ओके, ना सिर्फ हमारा बल्कि किसी भी चीज का सैटेलाइट में हम ये देखेंगे कि मानो जैसे वेट ही नहीं है। तो ये एक क्राइटेरिया है जो अक्सर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो मैं यहाँ इसे मैथमेटिकली थोड़ा बहुत इवेल्युएट कर रहा था, अदरवाइज वन लाइन स्टेटमेंट भी इसके एक्सप्लेनेशन के लिए काफी हो जाता है। सैटेलाइट में वेटलेसनेस क्यों होती है? तो इसका आंसर एक लाइन में अगर हम देना चाहें तो हम ऐसे कहेंगे, सैटेलाइट के फ्लोर से नॉर्मल रिएक्शन हमेशा 0 है। होती है, और अगर सैटेलाइट के फ्लोर पर नॉर्मल रिएक्शन 0 होगी तो वो हमें वेटलेसनेस का फीलिंग देता है। कोई मैथमेटिकल इवैल्यूएशन की जरूरत नहीं। इस तरीके से अगर हम लिखना चाहें तो, गेटिंग द पॉइंट? यस सर। तो आज मैंने आपको कुछ थ्योरेटिकल ही बातें बताई हैं, एक दो डेरिवेशन बता दिए, और प्रोजेक्शन ऑफ सैटेलाइट के कुछ केसेस आपके सामने रखे। तो इसे आप अच्छे से याद कर लीजिए। अगले लेक्चर में हम सैटेलाइट से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग से न्यूमेरिकल करेंगे और इन कंसेप्ट्स को और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। रुक जाए फिर। ओके सर। यस सर।